मिश्रा परिवार में रमा छोटी बहू बनकर आई थी। उस परिवार में उसकी सास कामिनी, पति मदन, जेठानी किरण और जेठ परम थे। मदन एक सुनार था और परम एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। रमा को बहुत अच्छा ससुराल मिला था, इसलिए वो बहुत खुश थी। रमा, आप तुम इस घर की छोटी बहू हो, पर हम अपने घर में अपनी बहुओं को बेटियों जैसा ही मानते हैं, इसलिए तुम यहाँ बिल्कुल वैसे ही रहना जैसे अपने मायके में रहती थी। जी माँ जी। अरे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपना ही घर समझो अब। हाँ रमा, माँ जी सही कह रही हैं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सब लोग हंसने लगते हैं। किरण रमा को अपनी देवरानी नहीं बल्कि छोटी बहन की तरह ट्रीट किया करती थी। क्या कर रही हो रमा? सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो सोचा चाय पी लूं, पर शक्कर नहीं मिल रही है और ना ही इलायची मिल रही है। अरे तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है तो तुम क्यों चाय बना रही हो? लाओ मैं बना देती हूँ, तुम जाओ आराम करो अपने कमरे में। अरे नहीं दीदी, आप बड़ी हैं, आप कैसे? वैसे भी इतना दर्द नहीं है, मैं बना लूँगी चाय, आप परेशान मत होइए। बड़ी हूँ इसलिए कह रही हूँ, जाओ जाकर बैठो आराम से, मैं चाय लाती हूँ। और वैसे भी ना बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है दीदी, जैसे आप कहो। ये कहकर रमा अपने कमरे में जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, भगवान ऐसी जेठानी सबको दे। दीदी सच में बहुत अच्छी हैं। ज़रूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी जेठानी मिली है। रमा बहुत मना करती है पर किरण उसकी बात नहीं मानती और उसके लिए चाय बना देती है। क्या हुआ छोटी बहू, किस सोच में डूबी हो? नहीं कुछ नहीं माँ जी, वो मैं चाय बना रही थी तो दीदी आ गई और उन्होंने चाय बना दी। तो मुझे बस अजीब लग रहा है कि वो बड़ी हैं और उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। अरे इसमें कुछ अजीब लगने वाली बात नहीं है। लगता है तुम अभी तक अपनी जेठानी को पहचान नहीं पाई हो। वो ऐसी है, सबकी मदद करती रहती है हमेशा। जब ये शादी करके आई थी ना तो मैंने इसे एक दिन यूं ही बता दिया था कि मैं रात में दूध पीती हूँ, तो तब से ये रोज़ रात में मेरे लिए दूध लेकर आ जाती है। इसको हमेशा याद रहता है। दीदी सच में बहुत अच्छी है। हाँ वो तो है ही। एक दिन रमा और किरण शॉपिंग के लिए बाजार जाती हैं। और कुछ लेना है या घर चले? नहीं नहीं, और कुछ नहीं लेना, चलिए चलते हैं, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। वो लोग वहाँ से चलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ कुछ दंगाई आ जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। एकदम भगदड़ मच जाती है और सब चीखने लगते हैं। हे भगवान, ये कौन लोग हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कहीं पुलिस भी नहीं है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं दीदी, इन लोगों के पास हथियार है। तुम यहाँ छिप जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। देखो तुम बाहर मत आना, मैं करती हूँ कुछ। किरण की नज़र उस गैंग के लीडर पर पड़ती है। वो पीछे से उसकी तरफ जाती है और चुपके से उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे धक्का देकर गिरा देती है। सब लोग अपनी बंदूक फेंक दो वरना इस खोपड़ी को उड़ा दूंगी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुम लोगों को? जल्दी से बंदूक फेंको। अरे ओ पागल औरत, क्यों अपनी मौत को बुला रही है? मेरे घर वापस कर और जान बचाकर भाग जाए यहाँ से। जान तो तेरी इस वक्त खतरे में है। अगर तेरे साथियों ने बंदूक नहीं फेंकी तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगी। बोल जल्दी इनको बंदूक फेंकने को। अरे ओ, मेरी खोपड़ी उड़ने का इंतजार कर रहे हो क्या? फेंको बंदूक, फेंको जल्दी तुम सब। लो मैडम जी, फेंक दी सबने गन। सब बंदूक फेंक देते हैं और फिर कामिनी बंदूक ताने हुए एक हाथ से मोबाइल निकालती है और पुलिस को बुला लेती है। आपने बहुत अच्छा और बहादुरी का काम किया है। इन लोगों की हम बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे। इन लोगों ने पूरे इलाके में आतंक मचा कर रखा था, आज जाकर आए हैं पकड़ में। जी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और आप इन लोगों को पकड़िए और देखिए किसी को चोट तो नहीं आई है ना, उसे भी अस्पताल पहुंचा दीजिएगा। हाँ हाँ ज़रूर। वैसे आपका नाम क्या है? हम आपको सरकार से इनाम दिलवाएंगे। आपने बहुत बहादुरी का काम जो किया है। मेरा नाम किरण है और मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। किरण दीदी जिंदाबाद, किरण दीदी जिंदाबाद। अरे अरे, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने दंगाइयों को पकड़वा दिया और कह रही हैं कि कुछ नहीं किया। मैं तो कहूँगी किरण दीदी जिंदाबाद, आप तो फिल्म वाली हीरो बन गई। वहाँ मीडिया भी आ जाती है और ये एक न्यूज़ बन जाती है और फिर वो लोग घर पहुँचते हैं तो रमा इसके बारे में सबको बताती है। सब किरण की बहुत तारीफ़ करते हैं। बहू हमारी रजनीकांत, बहू हो तो ऐसी। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, मेरी जेठानी नंबर 1।
ऊपर वाले ने तो मुझे बहुत कमाल की पत्नी दे दी। कभी रास्ते में गुंडे मिल जाए तो मुझे इसको नहीं बचाना पड़ेगा, उल्टा ये मुझे बचा लेगी। चलो अच्छा है, अब मोहल्ले में सब किरण से डर कर रहेंगे। सब लोग हंसने लगते हैं। किरण आसपास के एरिया में बहुत फेमस हो गई थी। एक दिन जब वो किसी काम से बाहर निकलती है तो बहुत देर तक वापस नहीं आती। सबको उसकी चिंता हो जाती है। अरे किरण कहाँ रह गई? उसका फ़ोन भी घर पर है, ऐसे तो कहीं नहीं जाती वो। तुम्हें पता है कि रमा कहाँ गई है किरण? हाँ, बाजार का बोल कर गई थी दीदी, पता नहीं इतनी देर कहाँ लग गई। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनको इतनी देर लग जाए। चलो बाजार जाकर देख के आते कि वो कहाँ है। रमा भी परम के साथ बाजार जाने के लिए निकलने लगती है। तभी सामने से किरण आ जाती है। अरे किरण, तुमने इतना वक्त कहाँ लगा दिया और तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया किसी को? अरे क्या बताऊं, रास्ते में लोगों ने पकड़ लिया। कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था। बहुत भीड़ थी, किसी तरह वहाँ से निकल कर आई हूँ। फेमस होना भी ना अच्छी बात नहीं है। ओहो, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो। अब ये तुम्हारे लिए आम बात हो जाएगी। हाँ वो तो है, लेकिन इस वजह से बाकी सब तो परेशान हो गए ना। अरे कोई नहीं, तुम घर आ गई, अब सब ठीक है। फिर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। रात होती है, किरण सोने चली जाती है। अरे रमा, किरण कहाँ है? वो तो सोने चली गई। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? मुझे बता दो, मैं कर देती हूँ। इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे दूध दिए बिना सोने चली गई। शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई होगी। चलो कोई बात नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ दूध। रमा कामिनी को दूध तो दे देती है, पर उसे किरण का ये रवैया अजीब लगता है। दीदी क्या सच में इतना थक गई, या फिर कोई और बात है? ऐसे ही अगले दिन जब रमा काम में मदद मांगती है, दीदी ज़रा आप ये सब्ज़ी देख लेना, मैं छत पे कपड़े डाल कर आती हूँ। अपना काम खुद करो रमा, मुझसे मत कहो। और मैं तुम्हारी काम वाली तो नहीं हूँ ना। ये कहकर किरण फ़ोन चलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये दीदी को क्या हो गया? रात में माँ जी को दूध नहीं दिया और अब मदद करने से मना कर रही है। बल्कि दीदी तो खुद हाथ से लेकर काम कर देती थी। लगता है कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। इसी दौरान उनके पड़ोस में एक कपल रहने आया जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, पर किरण उनसे बहुत घुल मिल गई थी। रमा, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी। दीदी बाजार जा रहे हो तो सब्जियां लेते आना, ख़त्म हो रही है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम बताने की? हाँ, और मैं पड़ोस में जा रही हूँ, अपने नए पड़ोसियों ने मुझे खाने पे बुलाया है। ये छोटे काम तुम खुद ही कर लिया करो। रमा को सुनाकर किरण वहाँ से चली जाती है। ये चल क्या रहा है? किरण दीदी इतना बदला बदला बर्ताव कर रही हैं और ऊपर से नए पड़ोसियों से इतना घुल मिल रही हैं जो और किसी से तो बात भी नहीं करते। अभी भी वो उन्हीं के घर जा रही हैं। कुछ तो हुआ है किरण दीदी को जो वो किसी को बता नहीं रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि ये लोग क्या बात करते रहते हैं। रमा चुपके से उनके घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर खिड़की से सारी बातें सुनने लगती है। और कितना टाइम लगेगा? हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते। आसपास के लोगों को हम पे शक होने लगा है। हमें जल्दी ही अपने काम को करके यहाँ से निकलना होगा। हाँ, ज़्यादा समय एक जगह रुकना ठीक नहीं है, वरना हम लोगों की नज़र में आ जाएंगे। अरे मैं कोशिश तो कर रही हूँ। दरअसल मैंने सोचा था किसी दिन मौका देखकर मदन की दुकान में जाऊँगी और सारा सामान लेकर निकल लूँगी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मदन कोई बेशकीमती हीरा लाने वाला है, तो मैंने सोचा वो भी आ जाए तभी हाथ साफ करूँ। अब इतनी मेहनत की है तो फल तो बड़ा ही चाहिए ना। वैसे कितनी अच्छी किस्मत है हमारी जो मदन की भाभी तुम्हारी हम शक्ल निकली और न्यूज़ की वजह से हमें सही वक्त पे ये पता भी चल गया। वहाँ किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना कि तुम किरण की हम शक्ल हो? अरे सभी लोग मेरे छलावे के माया जाल में हैं। कब मैं हाथ साफ करके निकल जाऊंगी किसी को पता तक नहीं चलेगा और सारा इल्ज़ाम आ जाएगा असली किरण पे। हे भगवान, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ये किरण दीदी नहीं है, कोई बहुरूपिया है। तो किरण दीदी कहाँ है फिर? कहीं इन लोगों ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारे पास समय बहुत कम है। एक दिन और इंतज़ार कर लो और अगर वो हीरा नहीं आता तो हाथ साफ करो और चलो। हाँ, और नहीं तो क्या पता कहीं एक हीरे के चक्कर में हम लोगों का खेल ही बिगड़ जाए। हाँ ठीक है। और वैसे भी उस किरण को जहाँ बंद करके रखा है ना, वहाँ भी कोई नहीं है। कहीं वो मर आ गई तो और दिक्कत हो जाएगी।
अब मुझे दिमाग से काम लेना होगा और किरण दीदी को बचाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तभी वो बहुरूपिया वहाँ से उठकर चल देती है तो रमा भी फ़ौरन भागकर घर पहुँचती है। और रमा किसी को कुछ बताती इससे पहले वो किरण आ जाती है और तभी कामिनी दोनों से कहती है, बहुओं मेरी बात गौर से सुनो। मदन आज एक बेशकीमती हीरा घर में लेकर आया है। उस हीरे की कीमत उसकी पूरी दुकान से भी ज़्यादा है। इसलिए घर में अब किसी भी अनजान इंसान को घुसने मत देना और हमेशा दरवाजे बंद रखना। ठीक है माँ जी, अब वो हीरा मेरे पास सेफ रहेगा, अब बिल्कुल चिंता मत करो। हे भगवान, वो हीरा भी आ गया। अब मैं क्या करूं? कैसे सभी को बताऊं कि ये दीदी नहीं बल्कि उनका छलावा है? सोच रमा, कुछ तो सोच, किरण दीदी को बचाना है। रमा क्या हुआ, क्या सोच रही है? खाना बन गया क्या? नहीं माँ जी, वो ना आपको कुछ बताना था। माँ जी मुझे लगता है रमा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना आज मैं बनाऊंगी। लगता है आज ये खाने में ही कुछ मिलाने वाली है। थोड़ा सोच समझकर काम करना होगा। उस रात वो बहुरूपिया डिनर बनाती है और कहती है, आज मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डिनर बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सभी को खाना है। अरे क्यों, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या जो आज इतना अच्छा अच्छा खाना बना है? कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। अच्छा खाना बनाने के लिए ओकेजन की क्या ज़रूरत होती है? बस आज मेरा मन किया कि आप सभी को कुछ अच्छा खिलाया जाए तो बना दिया। अरे बहू, ये तो ऐसे ही बोलता है, तू हमें खाना खिला। वैसे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ला ला जल्दी दे बहू। जी माँ जी, अभी देती हूँ। वो लोग खाना खा पाते उससे पहले ही रमा उन सबको इशारे से खाना न खाने को कहती है, पर परम के अलावा किसी को उसका इशारा समझ में नहीं आता। बाकी सब तो खा लेते हैं, लेकिन परम सिर्फ खाने का नाटक करता है और खाता नहीं। बाद में जब रमा से इसकी वजह पूछता है, क्या बात है रमा, तुमने मुझे खाना खाने से मना क्यों कर दिया? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। वो औरत जो किरण दीदी जैसी दिख रही है ना, वो उनका छलावा है। कोई बहुरूपिया है जो यहाँ बेशकीमती हीरे चोरी करने आया है और दीदी उनके कब्जे में है। क्या? अगर ये सब सच है तो हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। इसीलिए मैंने सभी को खाना खाने को मना किया था, क्योंकि आज रात ये लोग कुछ तो करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है जेठ जी, मैंने अपने कानों से सुना है सब। अब बस रात का इंतज़ार है। देखिएगा, रात में किरण दीदी या ये जो भी है चोरी करेगी। ठीक है, तो तुम सोने का नाटक करना, मैं भी वही करूँगा। और जैसे ही ये उठकर चलेगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा और फिर इस नाटक पे से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, और साथ ही पुलिस को भी फ़ोन कर दीजिएगा ताकि सही समय पे पुलिस भी आ जाए। ठीक है, इन चोरों का पल्ला गलत परिवार से पड़ गया है। रात में सब बेहोश हो जाते हैं, पर रमा और परम सिर्फ बेहोश होने का नाटक करते हैं। आखिरकार कर ही दिया मेरे स्पेशल खाने ने अपना जादू। सबके सब बेहोश पड़े। अब मैं आराम से चोरी कर सकती हूँ। वो बहुरूपिया उठती है और हीरा चुरा कर चल देती है, पर जैसे ही वो बाहर पहुँचती है तो देखती है कि परम उसके सामने खड़ा है। कहाँ जा रही हो किरण? हाँ, वो भी इतनी रात में? कहो तो छोड़ाओ। कहीं नहीं, बस ताज़ी हवा खाने निकली थी, नींद नहीं आ रही थी ना। वैसे आप सोए नहीं क्या? नहीं, तुम्हारा खाना इतना अच्छा था कि कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अब पेट दुख रहा है, इसलिए बाहर आया हूँ टहलने। वैसे हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। ये मदन का हीरा है ना? कहाँ ले जा रही हो इसे? वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, पर दूसरी तरफ से आकर रमा उसे पकड़ लेती है। फिर परम आगे बढ़कर आता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। हाँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मैं आपकी पत्नी हूँ। चुप कर, तू मेरी पत्नी नहीं है। सच सच बता, कौन है तू? अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? पुलिस आ रही है, वो बताएगी कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। सच सच बता, कौन है तू? मेरा नाम बिजली है, मैं एक चोर हूँ। मेरी एक गैंग है और मैं गैंग की लीडर हूँ। मैंने एक दिन टीवी में देखा कि तुम्हारी पत्नी किरण बिल्कुल मेरे जैसे दिखती है, और जब थोड़ी छानबीन करी तो पता चला कि इसका देवर सुनार है। तभी मैंने उसे किडनैप करके उसकी जगह आने का और चोरी करने का प्लान बनाया। पर अब तो तुम पकड़ी गई। अभी नहीं, क्योंकि मेरे साथी आ गए हैं। सामने से उसके साथी आते हैं, जिन्हें वो हीरा फेंक कर दे देती है। वो उसकी चिंता किए बिना वहाँ से हीरा लेकर भाग जाते हैं और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये साले मुझे छोड़कर भाग गए, लालची नमक हराम।
बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। पर तुम्हारा तो हीरा भी चला गया ना। तुम उसकी चिंता ना करो, हीरा मैंने बदल दिया था। इतनी पागल नहीं हूं मैं कि बेशकीमती हीरे को एक चोर के हाथ लगने दूं। अब फटाफट बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है। 2 डंडे पड़ेंगे, अभी सब बता देगी। नहीं नहीं नहीं, बताती हूँ, पर मेरे साथियों को भी तो पकड़ो। अब तुम पकड़ में आ गई हो तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे, चिंता ना करो। ये क्या शोर मचा हुआ है? अरे भाभी को पुलिस ने क्यों पकड़ा है? तभी रमा उन लोगों को सब कुछ बताती है। वो लोग भी हैरान रह जाते हैं। उसके बाद पुलिस असली किरण को भी ढूंढ कर ले आती है। परम सबको बताता है कि कैसे रमा की सूझबूझ से ये सब हो पाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे बचा लिया। सब आप ही से तो सीखा है दीदी, और वैसे भी आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। दोनों गले लग जाती हैं। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ पाखी भाभी की तारीफ सुनते सुनते। समझ में नहीं आता पाखी भाभी ने इन सब पर क्या जादू कर दिया है। अरे कशिश, क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये है कशिश और पाखी। कशिश की शादी अभी हाल ही में पाखी के देवर शोमित से हुई है, लेकिन कशिश का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो कशिश को इस बात पर आता है कि घर के सभी लोग पाखी को बहुत प्यार करते हैं। पाखी कशिश को लेकर बाहर आती है, तभी उनकी सास राजश्री कहती है, कशिश बहू, तू तैयार होने में ना बहुत समय लगाती है। पाखी को देख, नहा धोकर 5 मिनट में तैयार। माँ जी, पाखी भाभी तो पाखी भाभी है, भला उनकी बराबरी मैं कहाँ कर पाऊंगी। अरे माँ जी छोड़िए ना, चलो कशिश तुम नाश्ता कर लो। कशिश और घर के बाकी सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी पाखी का पति अभी कहता है, सुबह सुबह पाखी के हाथ का खाना खाने को मिल जाए तो पूरा दिन फ्रेश हो जाता है। भाई आप सही बोल रहे हो, ना तो भाभी जी जैसा कोई खाना बना सकता है और ना ही भाभी जी की जैसा कोई काम कर सकता है। क्यों माँ? सही बोल रहा है बेटा तू। कशिश, तुम्हें भी पाखी की तरह बनना है। हाँ। पाखी का स्वभाव सरल और शांत है और वो हर काम में माहिर है, लेकिन कशिश पाखी से बिल्कुल अलग। वो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। एक दिन राजश्री कशिश से कहती है, छोटी बहू, पाखी किसी काम से बाहर गई है, तुम सबके लिए खाना बना लो। क्या कहा माँ जी आपने? मैं खाना बनाऊं? खाना बनाऊं और आप लोगों के ताने सुनूं? ना बाबा ना, मैं खाना नहीं बनाने वाली। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। माँ जी अब खुद ही खाना बना लो या फिर इंतज़ार कर लो अपनी प्यारी पाखी बहू का। राजश्री अपनी छोटी बहू की बात सुनकर हैरान हो जाती है और खुद ही किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पाखी घर आती है तो अपनी सास को किचन में काम करते हुए देखकर पूछती है, अरे माँ, आप किचन में क्यों काम कर रही हैं? कशिश को बुला लेती। क्या बुला लेती बहू, मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो वो उल्टा मुझे ही सुनाने लगी। और आप सुनती रही, आपने कुछ नहीं कहा। इतने में कशिश आकर कहती है, पाखी भाभी भड़काओ भड़काओ ना माँ जी को और मेरे खिलाफ। कशिश, मैं माँ जी को भड़का नहीं रही, बस ये कह रही हूँ कि तुमने माँ जी को उल्टा जवाब क्यों दिया। भाभी आपका ये अच्छाई का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझिए। मुझे पता है कैसे आप अच्छी बनकर सारे घर को अपनी उंगली पर नचाती रहती हो। कशिश, तुम भी अपने अंदर इतनी खूबियाँ पैदा कर लो ताकि घर वाले तुम्हारी उंगली पर भी नाचे। तुम तो जब से आई हो इस घर में किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। भाभी मैं आपकी तरह 420 नहीं हूँ, जिससे मुझे प्यार करना होगा वो ऐसे ही कर लेगा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी को उंगली पर नचाने की, ये आपका ही काम है और आप पर ही सूट करता है। इस तरह कशिश ने बिना किसी बात के अपनी सास और जेठानी से खूब झगड़ा किया। अगली सुबह कशिश अपने पति के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी कि तभी उसके जेठ ने आकर कहा, कशिश, तुम सोमेश के कपड़ों पर प्रेस कर रही हो तो मेरी भी एक शर्ट प्रेस कर दोगी? मैं आपकी शर्ट क्यों प्रेस करूं? अपनी बीवी से करवाओ। कशिश, मैं पाखी से ये बोलने वाला था, लेकिन वो किचन में काम कर रही है। और क्या हो जाएगा अगर तुम मेरी एक शर्ट को प्रेस कर दोगी? क्योंकि आपकी बीवी अपने आप को बहुत चालाक समझती है और आप सब उसकी इतनी तारीफ करते हो, तो मैं क्यों करूं किसी का काम। दोनों की बातों की आवाज़ से सभी घर वाले वहाँ आ गए। अभी ने सभी को सारी बात बताई तो सोमेश ने कहा,
कशिश, भाभी अगर किचन में बिजी है तो तुम मेरे भाई का इतना सा काम नहीं कर सकती हो? भाभी सिर्फ भैया के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी खाना बना रही है, और शादी से पहले भी भाभी ही मेरा सारा काम करती थी। मेरे सामने अपनी भाभी के भजन गाने की जरूरत नहीं है। और आपको जब अपनी भाभी की ही चमचागिरी करनी थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? उनसे ही करवाते सारे काम। कशिश सोमेश के सारे कपड़े फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो रोज़ किसी न किसी बात पर घर के एक सदस्य से ज़रूर लड़ती। उसके इस बर्ताव से सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। पाखी सभी से कहती है, कशिश की झगड़े की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमें इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे हंसते खेलते घर को आग लगा देगी। मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो। घर के सभी लोग पाखी का साथ देते हैं। अगले दिन पाखी सभी को इकट्ठा करती है और कहती है, मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि मैं अब घर के सभी लोगों का काम नहीं कर सकती। मैं काम करते करते थक जाती हूँ। तो बहू, तुम चाहती क्या हो? माँ जी, मैं कशिश और सोमेश का काम और नहीं कर सकती। उनके कपड़े धोना, उनके लिए 3 टाइम का खाना बनाना और हर छोटे मोटे काम कर देना। इन दोनों से बोलिए कि ये दोनों अपना काम खुद कर ले। आखिर दिखा देना अपनी असलियत। देखा सोमेश, आपकी भाभी की अच्छाइयाँ एक एक करके हमारे सामने आ रही है। कशिश, हम यहाँ पाखी की अच्छाइयों या बुराइयों को तौलने नहीं बैठे। बस ये कहना चाहते हैं कि अब से तुम्हें अपना और अपने पति का काम खुद ही करना होगा। घर वालों ने आपसी सहमति से घर की रसोई और काम बांट लिए। अब पाखी को अपना, अपने पति का और अपनी सास का ही काम करना होता था, और कशिश अपनी और अपने पति का काम करती है। एक दिन कशिश ने पाखी से कहा, भाभी, आपने सारे घर की सफाई कर दी, लेकिन मेरे कमरे के सामने का हिस्सा और सीढ़ियों को क्यों छोड़ दिया? कशिश, मैंने अपने कमरे की सफाई के अलावा छत, ड्राइंग हॉल, घर के बाहर के हिस्से का झाड़ू पोछा भी किया है, और तुम सीढ़ियों के लिए रो रही हो। कल से घर के सभी जगहों पर झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, बस आधी आधी जगह पर ही लगाऊंगी। इसलिए आधी जगह का काम तुम कर लेना। अरे मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करोगी? रहती नहीं हो क्या इस घर में? अब कशिश दिन भर काम में लगी रहती। कभी छत का झाड़ू पोछा तो कभी कपड़े धोना, और खाना भी बहुत बुरा बनाती। अपने हाथ का बनाया खाना वो खुद ही नहीं खा पाती। ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए। वो दुखी होकर सोचने लगी, पाखी भाभी कितनी आसानी से सारा घर संभाल लेती है, और मैं 2 लोगों का काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने गलत समझा उन्हें, लेकिन अब किस मुँह से जाऊँ उनके पास? अब तो अभी को भी कशिश पर दया आने लगी, और कशिश के हाथ का खाना उससे खाया भी तो नहीं जाता था। तो उसने कहा, कशिश, इतने दिन हो गए तुम्हें अलग हुए, अब तो तुम्हें घर का काम करना आ गया होगा, लेकिन खाना तो तुम अभी भी बुरा ही बनाती हो। चुप रहो। एक तो आप ऑफिस भाग जाते हो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ऊपर से तुम मेरे खाने में कमी निकाल रहे हो। पता नहीं पाखी भाभी कैसे घर संभाल लेती थी। सारा काम टाइम से कर लेती हैं और खाना भी कितना टेस्टी बनाती हैं। अच्छा, तो आ गई अकल। क्या कहा? हाँ, क्या कहा? दोबारा बोलना। अरे मैं बोल रहा हूँ कि तुमने पाखी भाभी से झगड़ा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। वो कैसे? देखो, हम भाभी के साथ रहते थे, भाभी सारे घर का काम अकेले करती थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन तुमने घर वालों से झगड़ा कर करके सभी को अपने खिलाफ कर लिया। बात तो आपकी सच है। अरे तुम सबके साथ मिलकर रहती, हंसी खुशी से रहती, भाभी के छोटे मोटे काम में हाथ भी बटा देती, तो भाभी तुम्हें अच्छा सा खाना बनाना भी सिखा देती। लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत लड़ाई से। तो ये बात आप पहले मुझे नहीं बता सकती थी क्या? कशिश, कुछ लोग थ्योरी पर भरोसा नहीं करते, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें समझाया तो था, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता था। अब भुगत रही हो तो पता चल रहा है ना? ये बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम रुको, मैं सबसे बात करता हूँ। अभी जल्दी से अपनी माँ और भाई भाभी के पास जाता है और उन्हें खुश होकर कहता है, भाभी भाभी मुबारक हो, हमारा प्लान काम कर गया। कशिश को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अभी की बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कशिश सबसे माफ़ी मांग लेती है और सबसे माफ़ कर देते हैं। उसके बाद समझदार जिठानी अपनी झगड़ालू देवरानी को बड़े प्यार से घर का काम करना सिखाती है और सबके साथ
प्यार से रहना भी।